बहुत ध्यान से सुनो। कल हम लोग बेसिकली कितना पढ़ चुके थे, आखिरकार क्या क्या स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने बताया था कि हर स्टेट में पाया जाता है। अब जैसे देखो, किसी की स्टेट चेंज होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। पहली चीज हमेशा याद रखना कि किसी के स्टेट चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, बस रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। बस ऐसा नहीं जैसे वाटर है, H2O है, तो अगर सॉलिड है मतलब आइस है, तब भी इसमें H2E के कम सब कुछ है, उसी की रिएक्शन है। अगर ये लिक्विड में आ जाए, लिक्विड में सिंपल से तुम्हारा वाटर है, तब भी वो H2E है। अगर ये गैस में आ जाए, जैसे स्टीम बोलते हैं, वेपर बोलते हैं, तब भी H2E है। बस इतना होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन घट बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि पहले रिएक्शन स्लो हो रही थी, फिर फास्ट हो जाएगी, मतलब रिएक्शन होने का टाइमिंग घट बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है। जैसे गैस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, गैस में रिएक्शन जल्दी होती है, लिक्विड में धीमे होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है। इतनी चीज समझ लेना कि किसी की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है, वो आता है उसकी फिजिकल स्टेट में। स्टेट चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं। जो होती है वो होती है फिजिकली तो है कि फिजिकल मतलब अभी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इतनी चीज हम लोग समझ चुके हैं। कल बहुत कुछ डिस्कशन कर रहे थे लिक्विड, लेकिन मेन चीज आज स्टार्ट होगी। आखिरकार कौन सी चीज कैसे होती है, आज हम लोग पूरा इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ रहे थे ना तुम। इंटरमोलिकुलर फोर्स आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, डिस्पर्शन फोर्स क्या होता है, कौन सा फोर्स क्या होता है। वंडर वाल फोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वंडर वाल फोर्स है। इसकी स्पेलिंग है हमेशा हम पे तो वंडर वाल्स फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी के डिटेल में पढ़ना है। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लो, क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स। डाल लो जल्दी। हमने क्या डाला है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। सबसे पहले इसके नाम ही से हम लोग समझते हैं, क्योंकि देखो अगर नाम समझ में आता है बाकी कहानी धीमे धीमे समझ में आती है। कोई भी चीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी वही कि हम लोग कोई चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। अब इतना चीज़ हम बता चुके हैं कि किसी की स्टेट चेंज होने से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है, मतलब इसका केमिकल और केमिस्ट्री में किसी की रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर तुम खाना खाओ और 10 दिन में पचे खाना, तो ऐसा भी नहीं है ना। मतलब हर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा नहीं कि तुम चाय आज बना रहे हो, आज तुमने गैस पे चाय चढ़ाई है, 4 दिन बाद उस पके, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर तुम चाय पत्ती सब कुछ मिलाओ तब भी रिएक्शन होगी। जो हीट देते हैं उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाती है। सिस्टम से है कि आखिर का इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो इंटरमोलिकुलर और फोर्स, सबसे पहले समझो फोर्स दो टाइप के होते हैं। अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। अब देखो पिछले वाले चैप्टर हम लोग पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग। देखा था कौन कैसे क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन था, क्या से क्या नहीं होता है। तो देखो जैसे मान लो अगर सिंपल से तुम कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लो, जैसे सिंपल से हमने वाटर का ले लिया है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। जो रिपल्सन होता है वो होता है किसके, सेम की वजह से। जैसे देखो सुनो,
मतलब दो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, पहला मॉलिक्यूल्स और दूसरा मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच के जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन होगा उसका रिपल्सन होगा। समझ रहे कि नहीं? कि जैसे जैसे देखो, जब दो मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो रिपल्सन बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है कि नहीं? जो अट्रैक्शन होता है वो होगा कि नेगेटिव चार्ज में और पॉजिटिव चार्ज में, अट्रैक्शन वहां से हो सकता है। जैसे अगर तुमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसे पढ़ा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसे ही तो हो रहा था, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही तो हो रहा था। तो इसी का पार्ट आ रहा था कि अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा ब्रॉड है, अच्छे से है टॉपिक, इसलिए उसका अलग से बना दिया था। तो आखिरकार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सिंपल सा है कि नहीं? आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब सबसे बड़ी बात है कि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों पढ़ रहे हैं। पहली बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तीनों जितने भी स्टेट होते हैं सब में पाए जाते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही डिसाइड करता है कि किसी की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, मतलब फिजिकल कैसी होगी प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, और किसी चीज का स्ट्रक्चर कैसे होगा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिसाइड करता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और इसका स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो और पहली बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है आखिरकार दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, है कि नहीं? जैसे देखो ये फोर्स अलग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा रहे हैं, और इन दोनों के बीच के जो फोर्स है ये वाला अलग है, ये वाला वीक है देन इसके। समझ रहे कि नहीं? मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सिंपल सी इतनी कहानी हो गई है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कई कारण की वजह से आता है। तो उसमें से पहला है डिस्पर्जन फोर्स होता है, एक डाइपोल फोर्स होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हमें इतने से आयन इंड्यूस, हाँ वही बता रहे, धीमे धीमे आयंस इंड्यूस बताएंगे, पोलराइजेशन डाइपोल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं लो है। तो सबसे पहले डाल लो डिस्पर्जन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सब हेडिंग डालो डिस्पर्जन फोर्स। क्या है? देखो लंदन फोर्स तो इसलिए आ गया ताकि एक साइंटिस्ट का नाम इसमें है जिसको आया। देखो सबसे पहले हम दोबारा इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज का एक जगह से खिसक जाना। जैसे मान लो कोई एटम है, मॉलिक्यूल जो भी है, सिंपल सा ऐसा है कि नहीं? है कि नहीं? देखो सिंपल सा है, अगर जैसे अभी तो दो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर में है, अगर एक साइड अगर पॉजिटिव जाएगा तो दूसरी, अगर एक साइड नेगेटिव आएगा तो एक साइड में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मतलब आखिरकार देखो इनिशियली ये लोग कुछ नहीं था, मतलब सिमेट्रिकल था इनका चार्ज, लेकिन कुछ कंडीशन के बाद इनमें डिस्पर्सन हो जाएगा चार्ज की वजह से। ये मान लो पहला मॉलिक्यूल्स है, फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें भी डिस्पर्सन हो जाएगा, तो आखिरकार इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। इसी फोर्स को हम बोलेंगे क्या? डिस्पर्सन फोर्स। तो डिस्पर्सन फोर्स की डेफिनेशन लिख लो। देखो और इतनी बात याद रखना कि जो डिस्पर्सन फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर में होता है।
पहला ये होता है अट्रैक्टिव, और दूसरी बात है जो डिस्पर्जन फोर्स, इसका हम DF लिख लेते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R/6। जो R है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आखिरकार कितना है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। समझ रहे कि नहीं, कि अगर जरा भी डिस्टेंस दूर हुआ तो डिस्पर्सन फोर्स कितना कम हो जाता है, R/6 है यहाँ, याद रखना इस बात का। तो ये हो गया डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स कैसे आता है कि जब किसी में चार्ज का डिस्पर्जन हो जाता है तो उसमें डिस्पर्जन फोर्स आ जाता है। इतनी चीज तुम लोग पढ़ चुके हो। और ये वाला फोर्स वीक होता है। देखो इतनी, देखो इसमें थोड़ा समझना है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। देखो सुनो, अब देखो जब चार्ज डिस्पर्स हो जाता है तो डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। डाइपोल मूवमेंट हम पिछले वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का क्या से क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? हाँ तुम ही से पूछ रहे हो क्या, तेज बोलो। इलेक्ट्रॉनिक साइड से मान लो ए पॉजिटिव था तो डाइपोल मूवमेंट, देखो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा ए और ये भी ऐसा रहेगा। तो आखिरकार डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया है। क्या हुआ? और अब जो अगला टाइप लिखो, जो अगला टाइप क्या हुआ, क्या इस साइड जा रहा ना मूवमेंट, इस साइड जा रहा। अरे कॉपी किताब में कैसी बना उससे मतलब नहीं है। अगर तो किताब में ऐसे बना होगा ऐसे ही, ऐसे ही बना ना। अब खुश हो, ऐसे बना। नेगेटिव अब सही है। मतलब अगर तुम्हें कोई सुंदर कन्या, क्या बोलते हैं, कॉपी दे के लो फ्रेंड काम कर लो, उस पे अगर उसकी लिपस्टिक का भी अगर निशान आ जाए तो तुम लोग, या नेल पॉलिश का, तुम कहोगे जो पहले नेल पॉलिश को जो इसकी कॉपी पे भी है। अरे भैया इस साइड में कोई दिक्कत थी क्या? तुम करते थे पहले? नहीं, ऊपर आपका वो निशान, कोई बात नहीं, इतना चलता है। सुनो अगला लिखो, डाइपोल फोर्स। भैया हाँ सिंपली इस फोर्स को बोलेंगे क्या, डिस्पर्जन फोर्स। अब थोड़ा और डिटेल में समझ लो। देखो सुनो, तुम्हें इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, हम समझाते हैं कैसे आएगा समझ में। देखो सुनो, पहले सबसे पहले दो एटम आए पास में, ये पहला ये दूसरा। एटम में क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव में। तो इसकी वजह से चार्ज का हो जाएगा क्या, डिस्पर्जन। तो इस साइड अगर पॉजिटिव चला गया तो इस साइड तो नेगेटिव माना जाएगा। सेम टू सेम इस साइड ऐसा कर दो। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका डिस्पर्जन आ गया, तो इसका मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसका यहाँ नेगेटिव आया है, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो उसे F मान लो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल R/6। तो कितना ये सिस्टम है। और दूसरी बात ये है टेम्परेरी है। मतलब टेम्परेरी ऐसे है कि अगर ये प्यार मोहब्बत तब तक ही रहती है जब तक सुंदर कन्या दिखती रहे। हाँ तो R/6 कहाँ से आया है? वो निकाला गया होगा, अभी ऐसे ही अपन को इतना याद रखना है। हाँ जैसे कि आपने इस साइड का कर दिया, उस साइड कुछ टाइम बाद तो ऐसे गोल वो भी घूम जाएगा ना। खुश नहीं, हम ये कह रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव कर दिया, हमने क्या बोला, ये फोर्स है क्या, टेम्परेरी। टेम्परेरी कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे ये मॉलिक्यूल्स दूर हट जाएंगे, जैसे मॉलिक्यूल्स हमारे दूर हटे, जैसे एटम दूर हटे, तो दोबारा इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। पहले सिंगल थे, बाद में भी सिंगल रहेंगे, सिस्टम वही है। जब तक कन्या है तब तक तो चल रहा है, उसके बाद तो सिंगल है। इतना चीज समझ, टेम्परेरी है। अब दूसरा लिखो, डाइपोल फोर्स। और ये तो जो लंदन फोर्स है, ये किसकी वजह से आया है,
नाम था आपने बताया शायद। कहाँ के थे? जर्मनी। जर्मन के। इस ये नहीं रखना कि लंदन के थे। सरनेम था उनका। हाँ जो भी हो, आप लिखो डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या लिखना अपन को? लिखना डाइपोल डाइपोल फोर्स। देखो जल्दी जल्दी लिखता, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो डाइपोल डाइपोल जो फोर्स आता है वो किस में आता है तुम्हें देखने को मिलेगा? पोलर कंपाउंड में। जो पोलर होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। जैसे अगर मान लो हमने मान लिया HCl, क्या मान लिया? HCl, तो H के पास प्लस होता है और Cl के पास निगेटिव होता है। इनके पास पोलरिटी पहले से होती है। इनके पास पोलरिटी पहले से होती है, तो A हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स। देखो ए भी डाइपोल है, ए भी डाइपोल है, इन दोनों का जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये बताओ ये परमानेंट है कि टेम्पररी है? परमानेंट होगा, क्योंकि इसमें पोलरिटी पहले से है, चाहे पास में रहे या ना रहे, इनमें पोलरिटी है। इसका मतलब डाइपोल डाइपोल जो फोर्स किस में पाया जाएगा? पोलर कंपाउंड में। जहाँ पोलर बॉन्ड होगा वहाँ ये बॉन्ड पाया जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई है। डाइपोल डाइपोल जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R की पावर 3। R की पावर 3। डिस्पर्जन फोर्स कितना था? R की पावर 6। इसका मतलब कि इसमें अगर थोड़ी सी भी डिस्टेंस ज्यादा हुई तो फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? इतनी चीज याद रखना है। इसका मतलब है कि डिस्पर्सन फोर्स इज वीकर देन डाइपोल डाइपोल फोर्स। आप एक और लिख लो। इसका मतलब है, हाँ आप लिखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है कि नहीं? और जिसे डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो पहले अपने डाउट्स क्लियर करें। देखो हेडिंग डाल ली तुम लोगों ने, वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इतनी चीज आओ समझ लो। देखो सुनो, इसका मतलब है अभी जो मॉलिक्यूल्स देख रहे थे वो देख रहे थे कि पहले जो हमने देखा डिस्कशन में कि दोनों लोग पहले से नॉन पोलर थे। बोथ स्टार्टिंग में क्या थे? नॉन पोलर थे। बाद में इन लोगों में पोलरिटी आई। फिर हमने देखा डाइपोल डाइपोल में देखा कि इनमें पहले से ही पोलरिटी थी, मतलब बोथ पोलर थे। अब ऐसा पढ़ेंगे कि एक पोलर रहेगा और दूसरा नॉन पोलर रहेगा। पोलर एंड नॉन पोलर का हमें क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोलर और नॉन पोलर का हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है। इसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। देखो इसका मतलब ऐसा है कि डाइपोल इंड्यूस्ड में देखो मान लो ये कोई पहले से पास पोलरिटी थी, दूसरा नॉन पोलर लाओगे। जैसे ही दूसरा दो पोलर के बाद जैसे तुम नॉन पोलर लाओगे उसमें पोलरिटी डिफाइन, मतलब उसमें पोलरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देखो इसमें है ना, तो नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट। क्या करेगा? जैसे मान लो ये स्टार्टिंग है, इसे मान लो इनिशियली, इसे क्या मान लो? इसे मान लो इनिशियली। और जैसे ये दूसरा आया तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम तुम्हें देखने को मिलेगा। डिस्पर्सन हुई है। हाँ मतलब पोलरिटी जनरेट। हाँ, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है उसी को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसका जो तुम्हें फॉर्मूला देखने को मिलेगा, देखो जैसे जैसे, और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी।
इसका मतलब जितने भी तुम्हारी फोर्स पढ़ चुके हो, तीनों लोग तीन पढ़ चुके हो, तो जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी है। पोलरिटी पोलरिटी की स्पेलिंग बोलो जरा बेटा। जो भी हो पोलरिटी अभी हमारे दिमाग में आ नहीं रही है। तो मतलब जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी आखिरकार। और देखो एक जो चौथा टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट में ही बनाता है, जो अभी हमने पढ़ाया था, एक पढ़ाया था H बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग की जो वीडियो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें पूरा क्लियर कर लेना। यहाँ चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर किसी को अभी कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो हम लोगों ने देखा कि आखिरकार स्ट्रेंथ जो है वो पोलरिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, और दूसरी बात है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनली करती है किस पे? डिस्टेंस पे। अभी हम पावर वावर नहीं लगा, सिंपल सा लॉजिक इतना समझना है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेंथ हो जाएगी कम, अगर पोलरिटी बढ़ जाएगी तो स्ट्रेंथ हो जाएगी ज्यादा। तो ओवरऑल तुम्हें इतना से देखने को मिलेगा। इतना से याद रख लेना कि जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पोलरिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस। इतनी सी बात तुम्हारी हो गई। इंटरमोलिकुलर फोर्स की पूरी डेफिनेशन सब कुछ क्लियर हो गई है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने को जाएंगे। जितने भी हम तीनों टाइप के फोर्स पढ़े, जितने तीनों जब पढ़े ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, ये सब आते हैं किसमें? वैन डर वाल फोर्स में। ये वैन डर वाल फोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैन डर वाल जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। जो हम तीन टाइप जो पढ़ चुके हैं उसी टाइप का ही फोर्स है। और ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी 1/r⁶ के प्रोपोर्शनलिटी के होता है। इतनी सी बात तो हमें याद रखना है कि हम लोग इतनी चीज पढ़ चुके हैं। ये सब वैन डर वाल फोर्स के अकॉर्डिंग ही आते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें धीमे धीमे देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो अपन ने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है जिसे क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक जल्दी टॉपिक पढ़ा देते हैं कि थर्मल एनर्जी। क्या है थर्मल एनर्जी? पहली बात है नाम थर्मल सुन के तुम्हें लग रहा हो टेम्परेचर की क्या है? डिपेंडेंसी है। थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। सबसे पहले लिख लो थर्मल एनर्जी होती क्या है। लिखो डेफिनेशन जल्दी। द थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स एटम या मॉलिक्यूल्स। इसे थोड़ा ढंग से समझो है। ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स एटम या मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब इतना सा है, जिस एनर्जी की वजह से एटम या मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। मतलब हाँ बोलो। या फिर मोशन और मूवमेंट की वजह से थर्मल एनर्जी होती है? नहीं, एनर्जी की वजह से मोशन या मूवमेंट होता है। एनर्जी ड्यू टू, नहीं इसमें तो आपने एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एटम लिखवाया। देखो, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन या मोशन की वजह से जो, देखो सिंपल सा ये है कि एनर्जी की वजह से मोशन है। अब देखो कोई एनर्जी दे दे तभी तो मोशन में आएगा कि नहीं? लेकिन थर्मल एनर्जी तो ये तो सुनो, ऐसे है ना? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से होती है। मोशन की वजह से होती है। ऐसी थर्मल एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से होती है। अगर तुम्हारा थोड़ा दिमाग रिलेट कर पा रहे हो तो ये थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी से मिलता जुलता है। बस यहाँ थोड़ा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² आता है, यहाँ थोड़ा टेम्परेचर की डिपेंडेंसी तुम्हें देखने को मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी है
ऐसे में ऐसा किया उसने तो थर्मल एनर्जी हो गई, ठीक। हाँ। तो लेकिन मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी लेकिन है तो अलग ना। जब आगे डिटेल में पढ़ोगे ना, एक पूरी थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी। इतना भी इतना समझना है कि आखिरकार थर्मल एनर्जी क्या होती है। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी होती है। पर ये समझो कि जब मोशन में कोई मॉलिक्यूल से एटम होते हैं, उनके पास जो एनर्जी होती है उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। किसी चीज की फिजिकल स्टेट और स्ट्रक्चर दो चीजों से डिसाइड होता है। वो क्या होता है? एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसे मान लो अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जो होता है वो किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स को पास में लाता है, जबकि थर्मल एनर्जी दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर दूर भेज देती है। समझ रहे कि नहीं? इतना सिंपल सा लॉजिक है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो अट्रैक्शन होता है वो दो मॉलिक्यूल्स को पास में लाता है और थर्मल एनर्जी उसको दूर कर देती है। आप अब तुम खुद रिलेट कर ले होगे कि सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किस में है? गैस में कि सॉलिड में? गैस में होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है? सॉलिड में है। बस इतना सा तुम्हें समझना था ब्रॉडली, बस और कुछ नहीं समझना था। अब जो है वो है पढ़ना है गैसियस स्टेट। क्या पढ़नी है? गैसियस स्टेट। कि लिक्विड के बारे में और बाद में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन अब पढ़ना स्टार्ट करना है, वो पढ़ना है गैस के बारे में। गैस के बारे में सारे हम लोग लॉ पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे।